एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु जिनके आश्रम में काम वासना और फिजिकल रिलेशन को लेकर कोई रोक टोक नहीं थी। उनके हिसाब से बिना कमिटमेंट किसी के साथ भी मल्टीपल फिजिकल रिलेशन बनाना एक डायनेमिक मेडिटेशन का हिस्सा होता था, जिन्हें करोड़ों लोगों ने अपना भगवान मान लिया था। जिनका आश्रम सिर्फ एक इमारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि एक पूरे शहर में फैला हुआ था। जिनके शब्दों में ऐसा सम्मोहन था कि अगर कोई एक बार उनकी किताब पढ़ना शुरू करे तो आखिरी पन्ना आने तक खुद को रोक नहीं पाएगा। उन्होंने 70 के दशक में आध्यात्म और ब्रह्मचर्य से जुड़ी अपनी ऐसी विचारधारा को दुनिया के सामने रखा जिसे कहीं ना कहीं आज के ज़माने में भी टैबू माना जाता है। ये कहानी है आचार्य रजनीश यानी ओशो की, जो अपने समय के इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु बन गए थे कि अमेरिकी सरकार को भी ये डर सता रहा था कि ओशो कहीं एक बड़े कल्ट लीडर ना बन जाए, जिन पर अमेरिकन जनता आंख मूंद कर भरोसा करने लगे। लेकिन फिर उनके जीवन में कदम रखा एक ऐसे विवाद ने जिसके बाद न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के 13 देशों ने उन पर बैन लगा दिया। ये विवाद था लोगों के खाने में जहर मिलाकर उनकी जान लेने का आरोप, जिसमें उनकी पर्सनल असिस्टेंट आनंद शीला का सबसे बड़ा हाथ था। तो कैसे भारत के एक साधारण परिवार में जन्मे चंद्रमोहन जैन बने दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु आचार्य रजनीश? कौन थी मां आनंद शीला जिन्होंने ओशो रजनीश के आश्रम को डुबा दिया? और पुणे से लेकर ओंटारियो तक ओशो के आश्रम में ड्रग्स और फिजिकल रिलेशन से जुड़ी ऐसी कौन सी हरकतें होती थीं जिसका हर तरफ जमकर विरोध होता था? और उनकी पुस्तक संभोग से समाधि तक में क्या था, जानने से पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी की शुरुआत होती है 11 दिसंबर 1931 से, जब मध्य प्रदेश जिले के कुंचवाड़ा गांव में चंद्रमोहन जैन का जन्म होता है, जिन्हें घर वाले रजनीश कहकर बुलाते थे। रजनीश के माता पिता के कुल 11 बच्चे थे, जिनमें से रजनीश बचपन से ही अपनी नानी के घर रहते थे। उनकी नानी ज्यादा रूढ़िवादी विचारों की नहीं थी, इसलिए उन्होंने रजनीश को काफी छूट दे रखी थी। जैसे कि रजनीश का मन करता तो वह स्कूल जाते और नहीं करता तो छुट्टी ले लेते। साथ ही वो कई धार्मिक परंपराओं का विरोध करते थे, उन पर सवाल उठाते थे। इसी के चलते फिलॉसफी में उनकी रुचि बढ़ने लगी। साल 1956 में उन्होंने फिलॉसफी में एमए किया और 1957 में उन्हें रायपुर विश्वविद्यालय में फिलॉसफी प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। यहीं से रजनीश ने छात्रों के सामने आध्यात्म को लेकर अपनी अलग विचारधारा रखना शुरू किया, जो कई धर्मों की परंपराओं और मौलिक विचारों से बिल्कुल अलग थी। कई छात्र रजनीश जी के विचारों में सहमति दिखाने लगे और धीरे धीरे उनकी बात पूरे विश्वविद्यालय में फैलने लगी। लेकिन टॉप मैनेजमेंट के हिसाब से रजनीश के विचार नैतिकता के विरुद्ध थे, इसलिए उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया, जिसके बाद उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय में फिलॉसफी पढ़ाना शुरू किया। लेकिन आध्यात्म, ध्यान और समाजवाद और धार्मिक कुरीतियों को लेकर वो अपने विचारों को पूरे देश में पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने देश के कोने कोने में जाकर भाषण देना शुरू कर दिया। लेकिन कामुकता को लेकर उनकी विचारधारा ने उन्हें काफी ख्याति प्रदान की। वर्ष 1960 में रजनीश ने विश्वविद्यालय में त्यागपत्र दे दिया और वो मुंबई शिफ्ट हो गए, जहां भक्तजन उनका भाषण उनके घर में ही सुनने आया करते थे। इसी बीच उन्होंने एक ऐसी पुस्तक लिखी, संभोग से समाधि तक। इस बहुचर्चित पुस्तक की कुछ लोगों ने प्रशंसा की तो कुछ ने कड़ी निंदा, मगर इसी बीच उनका शिष्य मंडल काफी बड़ा होने लगा था। अब रजनीश जुहू चौपाटी पर भाषण देते थे, जहां हजारों की भीड़ जमा होती थी, और इन्हीं भक्तजनों में उन्हें आचार्य रजनीश कहकर पुकारना शुरू किया। इस दौरान माँ योग लक्ष्मी इनकी पर्सनल सेक्रेटरी थी, जो आश्रम की सभी गतिविधियों को हैंडल करती थी। साल 1971 में आचार्य रजनीश ने स्वामी विवेकानंद के 9 वेदांत से प्रेरित होकर 9 संन्यास मूवमेंट की शुरुआत की। यानी दूसरे धर्मों में जिस तरह संन्यास लेने के लिए काम वासना त्यागने और ब्रह्मचर्य को अपनाने की बात की जाती थी, वहीं कुछ जगह संन्यास लेने के लिए अविवाहित होना भी जरूरी माना जाता था। वहीं आचार्य रजनीश इन कर्मिक और धार्मिक बंधनों को तोड़कर अपने भक्तों को संन्यास लेने के मार्ग पर ले जाना चाहते थे। उनकी इस मूवमेंट को खास तौर पर विदेशी लोगों का खूब समर्थन मिला और उनके भक्तों की संख्या हजारों से बढ़कर लाखों तक पहुंचने लगी।
तभी उन्होंने एक आश्रम स्थापित करने का निर्णय लिया और साल 1974 में पुणे के कोरेगांव पार्क में अपने आश्रम की शुरुआत की, जिसे आज ओशो इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी वक्त रजनीश जी ने खुद अपना नाम बदलकर भगवान श्री रजनीश रख लिया था। पुणे के इस आश्रम में उनके शरण में आई थी शीला अंबालाल पटेल, जो पहले 16 वर्ष की उम्र में भी रजनीश से मिल चुकी थी और उनकी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थी। लेकिन इस बार शीला अपने विदेशी पति के साथ संन्यास लेने ओशो के आश्रम में पहुंची, जहां शीला की सूझबूझ और मैनेजमेंट स्किल्स से आचार्य रजनीश प्रभावित हुए और उन्होंने मां योग लक्ष्मी की जगह शीला को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया, जिससे उन्हें मां आनंद शीला के नाम से जाना जाने लगा। पुणे के इस आश्रम में अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास के लोग आया करते थे, जिनमें डॉक्टर, पॉलिटिशियन, लॉयर और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी शामिल थे। ये सभी लोग अपना काम धंधा और घर परिवार छोड़कर आचार्य रजनीश की शरण में आते और अपनी धन दौलत को आश्रम में ही दान देते थे, जिससे ओशो के आश्रम की संपत्ति लगातार बढ़ रही थी। आश्रम में मेडिटेशन को काफी अहम भूमिका दी जाती थी, जिससे पहले भक्तजनों को कुछ इस तरह का नाच गाकर जोरों से चीखते चिल्लाते रोते हुए अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के लिए कहा जाता था, ताकि वो ज्यादा अच्छे से ध्यान केंद्रित कर सके। इसके अलावा यहाँ कई थेरेपी सेशंस भी दिए जाते थे, जिससे आश्रम की कमाई होती थी। आचार्य रजनीश के आश्रम में काम वासना और फिजिकल रिलेशन को लेकर कोई फाउंडेशन नहीं थी। उनके हिसाब से बिना कमिटमेंट किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना डायनेमिक मेडिटेशन का एक हिस्सा होता था। इसी तरह के मेडिटेशन में ड्रग्स का इस्तेमाल भी किया जाता था। आसान शब्दों में यहाँ रहने वाले लोग और लीडर्स भी मल्टीपल रिलेशंस में यकीन करते थे। उनके अनेक पार्टनर्स होते थे और प्रेग्नेंट लेडीज को आश्रम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। साथ ही कम उम्र की लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने को प्रमोट किया जाता था। ओशो पर बनी वाइल्ड वाइल्ड कंट्री नाम की डॉक्यूमेंट्री में यह साफ साफ दिखाया गया है कि उनके आश्रम में कई लोग एक साथ इंटीमेट हो रहे हैं और इसी प्रोसेस में वायलेंट होकर एक दूसरे को चोट भी पहुंचा रहे हैं। इसी यौनाचार की वजह से पुणे आश्रम का माहौल बिगड़ने लगा और जब शनाख्त हुई तो वहां ढेर सारे एड्स के रोगी भी मिले थे। ऐसे में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई आचार्य रजनीश के आश्रम के खिलाफ हो गए और रजनीश की परेशानियां बढ़ने लगीं। तभी मां आनंद शीला ने आश्रम शिफ्ट करने का निर्णय लिया और क्योंकि वो अमेरिका में रह चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने कनेक्शंस की मदद से एरोगोन सिटी के वास्को काउंटी में एक जमीन खरीदी। 65,000 स्क्वायर किलोमीटर की इस जगह को $5.5 मिलियन में खरीदा गया। हालांकि उस वक्त वहां एक भी इमारत नहीं थी, क्योंकि वो एक एग्रीकल्चर जोन में आती थी। इसलिए मां आनंद शीला हजारों भक्तों के साथ वहां गईं और उन्होंने साथ मिलकर कुछ ही महीनों में वहां अपना शहर बसा लिया, जिसे रजनीशपुरम नाम दिया गया। रजनीशपुरम में घर, आश्रम, मॉल, एयरलाइंस, हॉस्पिटल और वो सभी जरूरी चीजें थीं जो एक शहर में होती हैं। फिर 31 मई 1981 के दिन आचार्य रजनीश सर्जरी के बहाने से भारत छोड़कर अमेरिका चले गए और रजनीशपुरम में सेटल हो गए। उनके पीछे पुणे आश्रम के सभी भक्तजन धीरे धीरे करके रजनीशपुरम पहुंचे। इन्हीं भक्तों की सूची में एक नाम बॉलीवुड सुपरस्टार विनोद खन्ना का भी था। उस वक्त ओशो के भक्त रजनीशपुरम को धरती पर मौजूद स्वर्ग मानते थे, जहां आप अपनी मर्जी से रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, आध्यात्म से जुड़ सकते हैं, लेकिन यौनाचार को बढ़ावा देना, ड्रग्स की खुली छूट देना और कोई पाबंदी न लगाना जैसे कई कारणों की वजह से ये जगह जल्द ही नर्क बनने वाली थी। रजनीशपुरम में सेटल होते ही ओशो ने 3 साल के लिए मौन व्रत धारण कर लिया और आश्रम को चलाने की पावर आनंद शीला के हाथों आ गई। आश्रम में भक्तों की संख्या बढ़ने लगी, जिनकी हरकतों से वहां के लोकल लोग परेशान होने लगे और आए दिन टकराव होने लगा, जो देखकर मां आनंद शीला समझ चुकी थी कि रजनीशपुरम को बचाए रखना है तो उन्हें सत्ता में आना होगा। इसलिए उन्होंने वास्को काउंटी में चुनाव में अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, लेकिन उसे जिताने के लिए बड़ी वोट बैंक की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने दुनिया के सामने चैरिटेबल पर्पस दिखाते हुए अमेरिका के हजारों होमलेस यानी भिखारी लोगों को बसों में भरकर रजनीशपुरम लाना शुरू कर दिया, ताकि उन्हें वोटर्स के तौर पर रजिस्टर किया जा सके और इलेक्शन में अच्छी मार्जिन से जीत मिल जाए। लेकिन यहाँ पर एक मुसीबत आई। उन होमलेस लोगों में से काफ़ी लोग मेंटली अनस्टेबल थे, जो यहाँ उत्पात मचाने लगे। इसलिए उन्हें हेलोपेरिडोल नाम का एक ड्रग्स दिया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
तभी मां आनंद शिला ने सोचा कि हम अपने बोर्ड्स नहीं बढ़ा सकते तो आसपास के इलाकों के बोर्ड्स जरूर घटा सकते हैं। इसलिए उन्होंने अमेरिका के सबसे बड़े बायो टेरर अटैक की प्लानिंग की। कहा जाता है कि आनंद शिला ने 10 रेस्टोरेंट्स में सोलमेनला एंटेरिका नाम का एक ड्रग बंटवाया, जिस वजह से 750 लोग को फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हुई। हालांकि इस कांड में किसी की जान नहीं गई। ये देख अमेरिकन गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन करवाई और करीब 1 साल बाद पता चला कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असल में रजनीश के भक्त वाटर सप्लाई की पाइपलाइन में टाइफाइड के बैक्टीरिया भी मिलाने का प्लान बना रहे थे। वहीं मां आनंद शिला पर आश्रम में इलीगल एक्टिविटीज की जांच करने आए इन्वेस्टिगेटर चार्ल्स टर्नर की हत्या करने की कोशिश की। इसी तरह 3 साल बीते और ओशो ने अपना मौन व्रत तोड़कर आनंद शिला के खिलाफ बोलना शुरू किया, जिसे लेकर कहा जाता है कि शायद वो खुद को आनंद शिला से दूर करना चाहते थे। लेकिन आरोपों का सिलसिला नहीं रुका और आचार्य रजनीश पर ढेर सारा पैसा और हीरे जवाहरात लेकर रजनीशपुरम छोड़ते हुए बारमूडा आइलैंड भागने का आरोप लगा, जहां अमेरिकन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 17 दिन तक जेल में रखा। आचार्य रजनीश 47 लाख रुपए की फाइन देकर एक शर्त पर रिहा हुए कि वो तुरंत अमेरिका छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि अमेरिकी सरकार को लग रहा था कि ये कल्ट लीडर बनकर सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालने की काबिलियत रखते हैं। हालांकि अमेरिका के बाद उन्होंने अन्य 21 देशों में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन दुनिया भर के देशों ने उन्हें बैन कर रखा था। इसलिए साल 1988 में उन्हें भारत लौटना पड़ा। यहाँ उनके हजारों भक्त उन्हें फिर से एक्सेप्ट करते हैं, मगर अब भगवान श्री रजनीश को अपनी ब्रांडिंग बदलनी थी। इसलिए उनके अनुयायी उन्हें ओशो के नाम से पुकारने लगे। दरअसल हाईएस्ट रैंक के बुद्धिस्ट गुरुओं को ओशो कहा जाता है, लेकिन रजनीश जी के शिष्य उन्हें ओशो बुलाने लगे, जिसके बाद 1990 में अपने पुणे आश्रम में रहते हुए ओशो 58 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुए। हालांकि उनकी मौत भी रहस्यों से भरी हुई है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जब वो अमेरिका के जेल में थे तो उन्हें स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर दिया गया था, जिसकी वजह से ही उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ी और कम उम्र में ही उनकी मौत हो गई। हालांकि सच क्या है वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आपको बता दें कि ओशो अपने समय के सबसे अमीर गुरु थे। वो कहते थे मेरा बाथरूम दुनिया का सबसे बेहतरीन बाथरूम है। इसके अलावा वो हीरो से जड़ी घड़ी और टोपी पहना करते थे और अमेरिका में उनके पास 93 रोल्स रॉयस गाड़ियाँ भी होती थीं। वो खुद को अमीरों का गुरु कहते थे और आज भी उनके आश्रमों के पास बहुत पैसा है, जिसके साथ उनके लाखों शिष्य आज भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, क्या सिर्फ माँ आनंद शिला ने ही रजनीशपुरम शहर को डुबाया था, या इसमें ओशो रजनीश का भी कोई हाथ रहा था? और ओशो रजनीश की विचारधारा उचित थी या अनुचित? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,100 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसी ही अनसुलझी अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी ज़रूर बजा दीजिए। धन्यवाद।